जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा सीडीएस के शेरशाह बैच को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज से डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके रहते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन्हें एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये हमें क्वेश्चन देते हैं कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करने का और समझने का। इसी वजह से यहाँ पर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, उनके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी उनके पॉइंट्स हैं, उनको भी कवर करेंगे। अगर आपने पहले से चीज़ों को पढ़ लिया है तो भी आपकी रिवीजन हो जाएगी और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम के रहने वाली हैं। अगर आपने पहले उन टॉपिक्स को नहीं भी पढ़ा है तो भी उन टॉपिक्स के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें भी देखेंगे। यहाँ पर जो आपकी ऑप्शंस होंगी उन्हें भी एनालाइज करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज लेने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इतनी डिटेल में आपको किसी बुक में भी देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई भी बुक ले लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। बस आपका समर्थन जो है बना रहना चाहिए, आपका प्यार जो है बना रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द सी अप टू। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेरिटोरियल वाटर के ऊपर रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो ये जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज है ना, इन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या इनका डिस्टेंस रहता है, क्या इनकी सिग्निफिकेंस रहती है। देखिए, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, हमारी पृथ्वी के ऊपर ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिलता है? वाटर देखने को मिलता है। जबकि अगर हम लैंड देखेंगे तो लैंड का प्रपोर्शन जो है बहुत ज़्यादा कम है, पानी का प्रपोर्शन जो है बहुत ज़्यादा है। अभी जो हमारा पानी होता है वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ से एनर्जी रिसोर्सेज भी आपके जनरेट होती हैं, वहाँ से आपके मिनरल्स भी मिल सकते हैं। यानी कि जो आपका पानी है, पानी के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें एक्सप्लोर करते करते शायद सदियाँ लग जाएंगी। यानी कि जो हमारा पानी है, पानी के नीचे आपके सी बेड्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसी वजह से यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो हमारी टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, यानी कि मेन लैंड के आगे जो हमारा पानी है, वहाँ पर कितनी दूरी तक भारत का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंसेप्ट आता है टेरिटोरियल वाटर्स का, टेरिटोरियल लिमिट का। नहीं, यहाँ पर आपका कॉन्टिगियस जोन भी आएगा, यहाँ पर आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आएगा, यहाँ पर आपका हाई सी का भी कंसेप्ट आएगा। इन सभी के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं इन्हीं टेरिटोरियल बाउंड्रीज के बारे में। देखिए, जो हमारी कोस्टल बाउंड्रीज रहती है ना, जैसे हम भारत की बात करें तो इस तरह से आपको पेनिनसुलर इंडिया देखने को मिलता है। क्या जो एक्चुअल में हमारी कोस्टल बाउंड्रीज हैं वो कुछ इसी तरह से सीधी है? नहीं, ये तो हम बहुत अच्छे से देखते हैं ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू, तब जाकर हमें ये जो कोस्टल बाउंड्रीज हैं इस तरह से सीधी नजर आती हैं। अन्यथा अगर आप हमारी कोस्टल बाउंड्रीज को देखेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको कोस्टल बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। अभी यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, जहाँ पर भी आपका सबसे बाहर वाला पार्ट होता है ना, जैसे आपका ये पॉइंट हो गया, आपका ये पॉइंट हो गया, आपका ये पॉइंट हो गया, इन सभी पॉइंट्स को आपस में क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। और इसी पॉइंट वाली लाइन को क्या कहते हैं? बेस लाइन कहते हैं। ध्यान से सुनना, जो भी आपके कोस्टल एरियाज होंगे उनके जो सबसे बाहर वाले पॉइंट होते हैं ना, उन्हें हम आपस में कनेक्ट करते हैं और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? बेस लाइन कहते हैं। यानी ये आपकी क्या हो गई? कोस्टल बाउंड्री हो गई। अभी होता क्या है, जैसे यहाँ पर बाउंड्री आपकी बाहर की तरफ आ रखी है, यानी यहाँ पर आपका लैंड जो है बाहर की तरफ आ रखा है, लेकिन यहाँ पर लैंड जो है हमारा अंदर की तरफ चला गया है। इसी वजह से यहाँ पर बीच में आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या इकट्ठा हो जाएगा? पानी इकट्ठा हो जाएगा, वाटर इकट्ठा हो जाएगा।
इसी वजह से हमारी जो ऐसी जगह होती है, कई बार यहाँ पर आपको लेक्स देखने को मिलती है, कई बार हमारे लगून्स देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बेस लाइन के अंदर हमारे क्या होंगे, इनलैंड वाटर्स होंगे, यानी अंदर की तरफ आपको पानी देखने को मिलेगा। और ये जो अंदर की तरफ पानी देखने को मिलता है बेस लाइन के और कोस्टल एरिया के बीच में, इसके ऊपर किसका अधिकार रहता है, भारत का अधिकार रहता है। ध्यान देने वाली बात है, इसके ऊपर पूरे तरह से अधिकार किसका है, भारत का अधिकार है। और यहाँ पर कोस्टल एरियाज और बेस लाइन के बीच में आपको क्या देखने को मिलते हैं, इंटरनल वाटर्स देखने को मिलते हैं, या फिर इनलैंड वाटर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। अभी आपको बेस लाइन के बारे में पता चल चुका है कि कोस्टल एरियाज के पास में हमें क्या देखने को मिलेगी, बेस लाइन देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है टेरिटोरियल वाटर्स का, कि आपके टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं। देखिए, जिस तरह से हमारी लैंड की टेरिटरी होती है ना, उसी तरह से हमारी पानी की भी टेरिटरी होती है। और जहाँ पर भी हमारी कोस्टल एरियाज हैं, चाहे किसी भी देश के हैं, उनकी जो बेस लाइन होगी वहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस होता है, 12 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होता है, उसके आगे वो हमारे भारत के पानी की टेरिटरी है। ध्यान देना, किसी भी देश की जो कोस्टल बाउंड्री होगी वहाँ पर जो उसकी बेस लाइन होगी, उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल जो है आगे चली जाइए, उसे हम क्या कहते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। अभी इसका फायदा क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 12 नॉटिकल माइल्स का यहाँ पर मतलब है, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो 14 माइल्स, या फिर किलोमीटर में बात करें तो लगभग 22 किलोमीटर, यानी 22 किलोमीटर बेस लाइन से आगे चले जाएंगे तो आपको टेरिटोरियल वाटर्स देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, टेरिटोरियल वाटर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर किसका अधिकार है, भारत का अधिकार है। चाहे वहाँ पर पानी के नीचे कुछ मिलता है, चाहे पानी के ऊपर आपका एयर स्पेस है। ध्यान देना, टेरिटोरियल वाटर वाले रीजन में जो हमारा एयर स्पेस होता है वो भी किसका है, भारत का है। वो हमारा नेशनल एयर स्पेस है, वहाँ से कोई भी जहाज भारत की परमिशन के बिना उड़ नहीं सकता। वहाँ पर जो हवा होगी, वहाँ पर जो पानी होगा, उन सभी के ऊपर किसका अधिकार होगा, हमारे भारत का अधिकार होगा। भारत का अधिकार होने की वजह से जो हमारा टेरिटोरियल वाटर्स का क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो आपकी शिप्स होती हैं ये अलाउड नहीं होती। लेकिन एक हमारी टर्म आती है इनोसेंट पैसेज, यानी कि अगर हमारे दूसरे देशों की शिप या कोई भी ऐसी प्राइवेट शिप है जो टेरिटोरियल वाटर्स में आती है, लेकिन वहाँ पर रुकती नहीं है, वहाँ पर जासूसी नहीं करती, वहाँ पर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते, तब वो हमारी टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आ सकते हैं। लेकिन टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर किसका अधिकार रहेगा, भारत का अधिकार रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो इनोसेंट पैसेज है, यानी कि जो सिर्फ वहाँ से गुजर रहे हैं वो गुजर सकते हैं, वो भी तब अगर वो पोल्यूशन नहीं कर रहे या फिर जासूसी नहीं कर रहे या किसी भी तरह से भारत के ऊपर खतरा नहीं है। तो अभी आपको टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में पता चल गया। टेरिटोरियल वाटर्स जो है 12 नॉटिकल माइल आगे तक हमें देखने को मिलते हैं हमारी बेस लाइन से, जिसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार किसका है, हमारे भारत का है। अभी यहाँ पर जो आपकी टेरिटोरियल वाटर का रीजन है, इससे 12 नॉटिकल माइल जो है आगे की तरफ आ जाइए। अभी ये जो आपका जोन होता है ना, इसका नाम है कॉन्टिगियस जोन। ध्यान से सुनना, जो हमारा टेरिटोरियल वाटर वाला रीजन था, यहाँ पर जो एयर स्पेस थी, एयर स्पेस के ऊपर किसका अधिकार था, भारत का अधिकार था। लेकिन 12 नॉटिकल माइल आगे चले जाएंगे, जिसे हम कॉन्टिगियस जोन कहते हैं, यहाँ पर जो एयर स्पेस होती है ना आपकी, ये आपकी होती है इंटरनेशनल। इसके अलावा यहाँ पर भारत की टेरिटरी का अधिकार था, इसी वजह से यहाँ पर आपकी शिप्स जो है एंटर नहीं कर सकती थी। लेकिन कॉन्टिगियस जोन में आपकी शिप्स एंटर कर सकती हैं। लेकिन कॉन्टिगियस जोन में भारत के पास अधिकार भी रहता है उन शिप्स को पकड़ने का, अगर उनकी वजह से कोई खतरा होता है भारत के ऊपर। ध्यान देना, कॉन्टिगियस जोन जो आपका 12 नॉटिकल माइल आगे तक एक्सटेंड होता है,
वहां पर जो एयर स्पेस होगी वो इंटरनेशनल होगी, यानी वहां पर इंटरनेशनली कोई भी आपका जहाज जो है आकर उड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ से आपकी शिप्स भी पास हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड पावर जो है भारत के पास, यानी कि उस देश के पास भी रहती है। अगर वो किसी भी मामले में यहाँ पर कोई गलती करते हैं, उनकी वजह से हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर थ्रेट है, तो यहाँ पर भारत जो है उन्हें पनिश भी कर सकता है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये आपका क्या था, ये आपका टेरिटोरियल वाटर था 12 नॉटिकल माइल तक, ये आपकी बेस लाइन थी। अगर पूछा जाए बेस लाइन से कॉन्टिगियस जोन का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 + 12 24 नॉटिकल माइल। अगर पूछा जाए टेरिटोरियल वाटर से कॉन्टिगियस जोन का कितना डिस्टेंस होता है, तो ये आपका कितना रहेगा, 12 नॉटिकल माइल रहेगा। तो यहां पर कंफ्यूज मत कर देना। कॉन्टिगियस जोन जो है अगर बेस लाइन से देखेंगे, यानी कोस्टल एरियाज की जो बेस लाइन है वहां से देखेंगे, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, 24 नॉटिकल माइल रहेगा। अभी आपको टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में पता चल गया, अभी आपको कॉन्टिगियस जोन के बारे में पता चल गया। तो देखिए, जैसे ये हमारी बेस लाइन है, तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर्स, इसके 12 नॉटिकल माइल आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कॉन्टिगियस जोन होगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो क्या होता है, ECZ क्या होता है। देखिए, अगर हम अपनी बेस लाइन से देखेंगे तो बेस लाइन के 200 नॉटिकल माइल आगे तक हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखने को मिलता है। ध्यान से सुनना, हमारे जो ओशियंस होते हैं वहाँ से हम गैस निकाल सकते हैं, वहाँ से हम मिनरल्स निकाल सकते हैं, वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज निकाल सकते हैं, जिससे उस देश को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। वहाँ से प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए जो रिसोर्सेज हैं उन्हें भी निकाला जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पर जो आपकी सी रहती है ना, यानी यहाँ पर जो आपका पानी रहता है 200 नॉटिकल माइल तक का, इसके ऊपर अधिकार किसका होगा, उस देश का होगा। लेकिन फर्क क्या है, फर्क यही है कि 24 नॉटिकल माइल के अगर आप आगे चले जाते हैं, यानी ये वाली जगह जो है आपकी आ जाती है, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका रहेगा 200 नॉटिकल माइल तक का, लेकिन 24 नॉटिकल माइल के आगे वाली जो जगह है हमारी, यहाँ पर एयर स्पेस भी भारत की नहीं है, एयर स्पेस भी इंटरनेशनल है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारी शिप है उन्हें भी आने से नहीं रोका जा सकता। यहाँ पर दुनिया के कोई भी शिप आ सकते हैं, लेकिन अगर पानी की बात करेंगे, यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी पानी है वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आएगा। वहाँ से अगर रिसोर्सेज निकालने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज निकालने हैं, गैस को एक्सप्लोर करना है, तो उसके ऊपर अधिकार किसका है, भारत का है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए था, यहाँ पर पता होना चाहिए था सबसे पहले बेस लाइन के बारे में। बेस लाइन के इस एक साइड पर, यानी कोस्टल एरिया और बेस लाइन के बीच में जो पानी होगा उसके ऊपर कंप्लीटली अधिकार किसका है, भारत का है। उसके 12 नॉटिकल माइल्स आप आगे आएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। यानी कि यहाँ की एयर स्पेस के ऊपर भी किसका अधिकार है, भारत का है। फिर आपका कॉन्टिगियस जोन आता है, यहाँ पर जो आपकी एयर स्पेस है इसके ऊपर भारत का अधिकार नहीं रहता। यहाँ पर आपकी बाहर से शिप्स आ सकती हैं, लेकिन भारत के पास लिमिटेड पावर्स होती हैं उनको रोकने की। लेकिन यहाँ पर आपकी शिप्स भी आ सकती हैं, प्लेन्स भी आ सकते हैं, इनको रोकने की कोई भी पावर भारत के पास नहीं रहती है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल तक का जितना भी ओशियन है वो किसका आएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आएगा, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ भारत का अधिकार है। अभी हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टूवर्ड्स द सी अप टू, यानी कि टेरिटोरियल वाटर रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। टेरिटोरियल वाटर रीजन जिसके ऊपर भारत का अधिकार है वो है 12 नॉटिकल माइल्स तक। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछते टेरिटोरियल वाटर से कॉन्टिगियस जोन इनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, तो भी हमारा 12 नॉटिकल माइल्स होता है। इसके अलावा अगर हम पूछते कि बेस लाइन से कॉन्टिगियस जोन का कितना डिस्टेंस होता है मैक्सिमम, देन आंसर रहता 24 नॉटिकल माइल्स। अगर पूछते एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, बेस लाइन से आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है कहाँ तक एक्सटेंड करता है,
तो इसका आंसर रहता 200 नॉटिकल माइल्स। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है सिर्फ और सिर्फ जो आपके टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं वहां की जो एयर स्पेस है उसके ऊपर भारत का अधिकार है। उसके आगे आप चले जाएंगे 12 नॉटिकल माइल्स के आगे चले जाएंगे तो वो इंटरनेशनल एयर स्पेस हो जाती है। इतनी सी चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए थी। देखिए यहां पर मैंने जो आपको चीजें बताई है ना, एक्चुअल में ये क्या है, लॉज ऑफ सी है। यानी जितने भी हमारे देश हैं जिन लॉज को फॉलो करते हैं उन्हीं में आपका क्या आता है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, कॉन्टिगियस जोन आता है, टेरिटोरियल वाटर आता है। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप 200 नॉटिकल माइल से आगे की तरफ चले जाते हैं तो यहां पर जो आपको पानी देखने को मिलता है इसे हम क्या कहते हैं, हाई सी कहते हैं। और इसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है। इसे मॉनिटर कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस मॉनिटर करता है, ध्यान देना। और यहां पर जो हमारी हाई सी है 200 नॉटिकल माइल्स के आगे की तरफ, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड। यानी कि इसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है, किसी देश का अधिकार नहीं है। अगर यहां पर रिसर्च करनी है या कुछ भी करना है तो परमिशन चाहिए रहेगी यूनाइटेड नेशंस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशियन करंट। जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उन्हें तो ओशियन करंट के बारे में एक एक चीज़ पता होगी कि ओशियन करंट कहाँ से मूव करता है, इनके नाम किस वजह से है, किस साइड को जाता है, उनकी वजह से क्या इम्पैक्ट आता है, कहाँ पर हमारी सरगासो सी है। यानी एक एक चीज़ उनको पता होगी। उनके लिए किसी ओशियन करंट को कोल्ड करंट बताना, वार्म करंट बताना कोई भी बड़ी बात नहीं है। अभी हम देखते हैं ओशियन करंट जो है हमारे दो तरह के होते हैं, वार्म करंट होता है, कोल्ड करंट होता है। लेकिन इसे हम याद कैसे रखेंगे, जैसा कि मैंने बच्चों को बताया था, इसके लिए क्या रहती है, एक ट्रिक रहती है। अगर आपने ट्रिक याद कर ली, ट्रिक का आइडिया ले लिया, तो कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, आप इजीली पहचान सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि भारत पेट्रोलियम आपकी कंपनी है, उन्होंने क्या किया, गोल्फ का वर्ल्ड कप करवाया। कहां पर करवाया, कैलिफोर्निया में करवाया। अभी यहां पर जो आपके इनिशियल्स आ रहे हैं ना, ये सभी के सभी किसके हैं, कोल्ड करंट के हैं। इसके अलावा आपके जितने भी करंट बचेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, वार्म करंट हो जाएंगे। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, भारत पेट्रोलियम हमारी कंपनी है, उन्होंने गोल्फ का वर्ल्ड कप आयोजित करवाया। कहां पर, कैलिफोर्निया में करवाया। अभी यहां पर आपका वर्ड आ रहा है कैलिफोर्निया, जिसका मतलब यहां पर जो आपका कैलिफोर्निया करंट है ये किस तरह का करंट होगा, कोल्ड ओशियन करंट होगा। जिसका सीधा सा मतलब है, यहां पर पूछा गया है कि कौन सा आपका कोल्ड ओशियन करंट होगा, तो इसका आंसर क्या होता, कैलिफोर्निया करंट होता। अगर आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से देखा होता तो आपको पता रहता कि यहां पर इसका आंसर क्या होगा, कैलिफोर्निया करंट होगा। ट्रिक को देख लेते हैं। भारत पेट्रोलियम गोल्फ का वर्ल्ड कप कहां पर करवाया, कहां पर आयोजित करवाया, कैलिफोर्निया में। मैंने यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखने के लिए कहा था, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यहां पर जो आपका बी है, बी से आपके दो करंट्स होते हैं। एक आपका होता है बेंगुला करंट, एक आपका यहां पर होता है ब्राजीलियन करंट। और मैंने आपको बताया था यहां पर जो आपका बी आता है, जो आपका कोल्ड करंट है, वो है बेंगुला करंट। जो हमारा ब्राजीलियन करंट होता है ये हमारा क्या होता है, वार्म करंट होता है। इसके अलावा पी से मैंने आपको बताया था पेरू करंट के बारे में, जी से मैंने आपको बताया था ग्रीनलैंड करंट के बारे में, ओ से मैंने आपको दो करंट्स बताए थे, ओयोशियो के बारे में बताया था, ओकोत्सक के बारे में बताया था। एल से मैंने आपको बताया था जो हमारा लैब्राडोर करंट रहता है। एफ से मैंने बताया था फॉकलैंड करंट के बारे में। डब्ल्यू से भी मैंने आपको करंट बताया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। सी से मैंने आपको बताया था कैनरीज करंट, अगर आपको ध्यान में होगा। बी से हमारा बेंगुला करंट था, पी से हमारा पेरू करंट था, जी से हमारा ग्रीनलैंड करंट था, ओ से हमारा ओकोत्सक करंट था, या फिर ओयोशियो करंट जो आपका जापान के पास में देखने को मिलता है। एल से लैब्राडोर करंट था, एफ से फॉकलैंड करंट था, डब्ल्यू से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट था, सी से हमारा क्या था, कैनरीज करंट था। ये सभी के सभी करंट हमारे क्या हैं, कोल्ड करंट है।
अभी जितनी भी आपकी ऑप्शंस हैं, यहां पर ब्राजीलियन करंट आ गया, वार्म करंट, गल्फ स्ट्रीम आ गया, वार्म करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ गया, वार्म करंट। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा मैं आपको दोबारा से याद दिलवा देता हूं कि जो हमारा पेरू करंट रहता है, पेरू करंट को हम बोल्ट करंट भी कहते हैं। ध्यान देना यहां पर, क्योंकि हमने ट्रिक में भारत पेट्रोलियम लिखा था, पी से पेरू करंट था। पेरू करंट आपका कोल्ड करंट होता है और पेरू करंट को ही हम क्या कहते हैं? हम बोल्ट करंट भी कहते हैं। इसी वजह से आपके जो करंट्स हैं कोल्ड हैं या फिर वार्म है, इन्हें याद रखना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपको पता चल गया भारत पेट्रोलियम, वर्ल्ड कप, गोल्फ का कैलिफोर्निया करंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, कैनरीज करंट, ग्रीनलैंड करंट, उसके अलावा आपका ओयोशियो करंट, ओकोत्सो करंट या फिर लेब्राडोर करंट, फॉकलैंड करंट, बेंगुला करंट, ये सभी याद रखने कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक। ये तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं दे सकते, नहीं बन सकता। यहां पर साफ साफ जो है तीनों लाइंस में ये आंसर आपका चीख चीख के कह रहा है कि मैं हूं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के ऊपर मुझे टिक कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि हमारा ब्लैक सॉइल जो है क्या होता है। अभी हम ब्लैक सॉइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर आपको हिंट मिला था कि क्ले टेक्सचर होता है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अलूवियल सॉइल में आपको कैसा टेक्सचर देखने को मिलता है? सैंडी टेक्सचर देखने को मिलता है। और जहां पर हमारा सैंडी टेक्सचर होता है ना, वहां पर पार्टिकल्स का साइज जो है बड़ा रहता है। लेकिन क्ले टेक्सचर में जो हमारे पार्टिकल्स का साइज है वो क्या रहता है? बिल्कुल छोटा छोटा रहता है। अगर हमारे पार्टिकल्स का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तो इनके बीच में गैप भी ज़्यादा होते हैं। गैप ज़्यादा होने की वजह से पानी जो है पूरा का पूरा नीचे की तरफ रिस जाता है और ये सॉइल जो है पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख पाती। इसी वजह से जहाँ पर हमारी सैंडी सॉइल होती है ना, वहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है परमिएबिलिटी का। वो आपका परमिएबल होता है क्योंकि पानी जो है जल्दी से नीचे की तरफ रिस जाता है। लेकिन जो हमारी क्लेई सॉइल होती है, यहाँ पर पार्टिकल का साइज जो है काफ़ी ज़्यादा फाइन रहता है, छोटा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ से पानी जो है जल्दी नीचे की तरफ नहीं रिस पाता। इसी वजह से जो हमारी क्लेई टेक्सचर वाली सॉइल होती है, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर आपको ध्यान में होगा, जो हमारी क्लेई टेक्सचर वाले सॉइल होते हैं, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। इनके बीच में से पानी जो है धीरे धीरे रिसता है और यहाँ से पानी जो इवेपोरेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा धीरे होता है। यहाँ पर इवेपोरेशन भी आपकी जल्दी नहीं हो पाती। इसी वजह से अगर आपको सिर्फ इतना पता होता ना कि जो हमारा ब्लैक सॉइल है उसमें क्लेई टेक्सचर होता है, क्लेई टेक्सचर का मतलब पता होता, वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये पता होता, तो आप इजीली मार्क कर देते कि ये आपका क्या है? ब्लैक सॉइल है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए कि एनपीके फर्टिलाइजर आपके होते हैं। अभी आपको याद कैसे रखना है कि इसके अंदर नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा, पोटेशियम होगा या नहीं। मैंने आपको बताया था ब्लैक सॉइल के अंदर हमारा पोटेशियम होता है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता, इसके अंदर फॉस्फोरस भी नहीं होता और यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी रहती है। एनपीके फर्टिलाइजर वाला मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि याद रखा जा सके, क्योंकि अलूवियल सॉइल में भी एनपीके आपको देखने को मिलता है, बाकी सॉइल में भी एनपीके देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर नाइट्रोजन का कंटेंट है, कहाँ पर फॉस्फोरस का कंटेंट है, कहाँ पर पोटेशियम का कंटेंट है। इसी वजह से आपको करना क्या था? ब्लैक सॉइल में सिर्फ एनपीके लिख लेना था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपका बिल्कुल पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस भी नहीं होता, नाइट्रोजन भी नहीं होता और यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होता। इसके अलावा ब्लैक सॉइल की खासियत क्या होती है कि यहाँ पर आपको लाइम देखने को मिलेगा, आयरन देखने को मिलेगा, मैग्नीशिया देखने को मिलेगा एंड अलुमिना देखने को मिलेगा। एज इट इज़ यहाँ पर स्टेटमेंट जो है आपको दे रखी थी। यानी कि इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर बात की जा रही है ब्लैक सॉइल की। इसके अलावा जो हमारा ब्लैक सॉइल होता है ना, ये हमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश के देखने को मिलता है,
साउथ वाली साइड चले जाएंगे तो वहां पर कुछ मात्रा में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेनली फाउंड किया जाता है 3 राज्यों में, लेकिन आंध्र प्रदेश में भी कुछ हद तक हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। झारखंड वाली साइड चले जाएंगे वहां पर कुछ मात्रा में देखने को मिलता है। साउथ वाली साइड चले जाएंगे वहां पर भी कुछ मात्रा में देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर जिसका हमारा क्लेई टेक्सचर होता है ना, मैंने आपको बताया इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। पानी होल्ड करने की वजह से यहाँ पर जो आपकी सॉइल रहती है, अगर यहाँ पर बारिशें होंगी तो पानी इसके बीच में आपका होल्ड होता जाएगा, रिटेन होता जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सॉइल होती है एक्सपैंड करती है, क्योंकि इसके बीच में पानी जो है होल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी मिट्टी होगी क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। अगर कल को बारिशें होनी बंद हो गई, यहाँ पर रोशनी जो है काफ़ी ज़्यादा गिर रही है, इवेपोरेशन काफ़ी हो रही है, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये पानी जो है इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये लेयर अगर आपकी यहाँ पर थी, एक्सपैंड होकर आपकी यहाँ पर पहुँच गई, और जैसे ही यहाँ से पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो ये लेयर क्या करेगी, श्रिंक करेगी। श्रिंक करने की वजह से यहाँ पर क्या आएंगे, क्रैक्स आएंगे। ध्यान से सुनना, जहाँ पर भी हमारी सॉइल का क्लेई टेक्सचर होता है वहाँ पर पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, पानी जो है उसके बीच में रहता है। अगर वहाँ पर रेनफॉल होगी तो वहाँ पर आपकी सॉइल क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। अगर वहाँ पर इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ पर सॉइल आपकी क्या करेगी, श्रिंक करेगी, क्योंकि जब तक उसके बीच में पानी रहेगा तो एक्सपैंड करेगी, पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो श्रिंक करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, क्रैक्स देखने को मिलते हैं। ध्यान देना, अगर पूछा जाए कि क्रैक्स आपको कौन सी सॉइल में देखने को मिलते हैं, तो ये देखने को मिलेंगे हमारी ब्लैक सॉइल के अंदर। होगा क्या यहाँ पर, देखिए जैसे आपकी ये लेयर है, जैसे ही यहाँ पर सॉइल जो है पानी को रिटेन करेगी, ये लेयर जो है आपकी ऊपर की तरफ आ जाएगी, और जैसे ही इससे पानी वेपोरेट होगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से क्रैक्स देखने को मिलेंगे। अभी इन क्रैक्स की वजह से यहाँ पर होता क्या है, देखिए यहाँ पर जो नीचे वाली मिट्टी थी आपकी ऊपर चली गई, और जैसे ही आपके क्रैक्स आएंगे ये मिट्टी जो है नीचे की तरफ आ जाएगी, और जैसे ही दोबारा बारिश होगी ये मिट्टी जो है ऊपर की तरफ चली जाएगी। यानी यहाँ पर मिट्टी के एक्सपैंड करने से, श्रिंक करने की वजह से बार बार नीचे वाली मिट्टी ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ फ्लोइंग कहते हैं। इसी वजह से सेल्फ फ्लोइंग वाली जो प्रॉपर्टी है कहाँ पर देखने को मिलती है, ब्लैक सॉइल में। इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ मंचिंग भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जब पानी को होल्ड किया जाएगा तो लेयर एक्सपैंड करेगी, एक्सपैंड करने की वजह से मिट्टी जो है आपकी ऊपर चली जाती है। जब वहाँ पर क्रैक्स आएंगे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, यानी आपकी नीचे वाली मिट्टी ऊपर, ऊपर वाली नीचे चली जाती है। तो यहाँ पर फ्लोइंग का काम जो है खुद हो जाता है। तो इसी वजह से ध्यान में रखना, ब्लैक सॉइल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ फ्लोइंग की प्रॉपर्टी होती है। एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर मैंने एक एक लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया है, वहां पर आपको कंप्लीट कवरेज देखने को मिलेगी सॉइल टॉपिक की। यहाँ पर ये जितने भी आपके टॉपिक्स रहते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। सैंडी सॉइल क्या होता है, क्लेई सॉइल क्या होता है, लूमी सॉइल क्या होता है, हिस्टो सॉइल, एंटी सॉइल, वर्टी सॉइल, ये आपके क्या होते हैं। 12 तरह की ये जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है सॉइल्स की, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल ऑर्डर क्या होता है, उसार क्या होता है, उर्वर क्या होता है, इस तरह की ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर जो आपका रेड सॉइल है, रेड सॉइल आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सॉइल के ईस्ट में चले जाएंगे या फिर साउथ में चले जाएंगे वहाँ पर, या फिर वेस्टर्न घाट्स में जहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ब्लैक सॉइल में आपका क्या होता है, ह्यूमस नहीं होता है, वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर आपका नहीं होता है। सारी चीज़ों को समझना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप CDS की प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं और अपना टाइम भी बचाना चाहते हैं, दिन में आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं बिना किसी टेंशन के, तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाइए। वहाँ पर सीक्वेंस में आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने फ़ायदे की बात है इस वजह से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर मेरा 1% फ़ायदा है ना, तो मैं लिख कर दे सकता हूं, चाहे मेरे से एफिडेविट ले लेना। यहाँ पर आपका 200% फ़ायदा है।
इससे भी ज़्यादा फायदा है। अगर मेरा यहाँ पर 1% भी फायदा होगा ना, आपका 200% से भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी के साथ दे सकता हूँ, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उन चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी वजह से एक एक चीज़ जो है यहाँ पर सीक्वेंस में हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलती है। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस है अपने ड्रीम के लिए, एक बार एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, विजिट करिए, देखिए, कोई भी दिक्कत है तो मेरे से पूछिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं अरेबिका, रोबस्टा, लिब्रिका वैरायटीज ऑफ। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ये आपकी वैरायटीज़ होती हैं कॉफ़ी की, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कॉफ़ी के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो मेन कॉफ़ी की वैरायटीज़ देखने को मिलती है ना, वो हमारी है अरेबिका, रोबस्टा। इसके अलावा जो कॉफ़ी आप ज़्यादातर पीते हैं वो आपकी कौन सी होती है? अरेबिका होती है। जो हमारी रोबस्टा होती है ना, इसका टेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अगर अरेबिका की बात करें तो इसका टेस्ट भी सही रहता है, इसकी स्मेल भी जो है काफ़ी ज़्यादा सही रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत जो है 70% एक्सपोर्ट अपनी कॉफ़ी का कहाँ पर करता है? जो हमारे यूरोपियन देश हैं, जो हमारे एशियन देश हैं, वहाँ पर कॉफ़ी का एक्सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा होता है। अगर पूछा जाए कि भारत में कॉफ़ी आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, तो देखिए, ये आपको देखने को मिलेगी हमारे जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर। इसके अलावा आपका चिकमगलूर है। कहाँ पर है चिकमगलूर? ये आपका हिल स्टेशन है कर्नाटका के अंदर। वहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलती है? कॉफ़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा आपका कूर्ग है, ये भी आपका कर्नाटका के अंदर है, ये भी फेमस है हमारी कॉफ़ी के लिए। इसके अलावा आपका वायनाड है, ये आपका कहाँ पर है? केरल में है। ये भी किसके लिए फेमस है? हमारे कॉफ़ी के लिए फेमस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके शेवरॉय हिल्स आते हैं। जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि शेवरॉय हिल्स आपकी कहाँ पर थी? वेस्टर्न घाट्स में थी या फिर ईस्टर्न घाट्स में थी? नोट्स को चेक नहीं करना है, खुद से बताना है कि यहाँ पर जो आपकी शेवरॉय हिल्स थी ये ईस्टर्न घाट्स में थी या फिर वेस्टर्न घाट्स में थी। नेट से देखकर तो आप बता लेंगे, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए। जो हमारी शेवरॉय हिल्स हैं, यहाँ पर भी आपको कॉफ़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो हमारी नीलगिरी हिल्स है, ये भी फेमस है कॉफ़ी के लिए। कितनी सारी जगह मैंने बता दी। वेस्टर्न घाट्स के बारे में बता दिया, कर्नाटका का चिकमगलूर के बारे में बता दिया, जो आपका हिल स्टेशन है, कूर्ग के बारे में बता दिया, वायनाड के बारे में बता दिया, शेवरॉय हिल्स के बारे में बता दिया, नीलगिरी हिल्स के बारे में बता दिया। अगर पूछा जाए भारत में कॉफ़ी की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होती है? सबसे ज़्यादा होती है कर्नाटका में। दूसरे नंबर पर आपका आता है केरल और तीसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। देखिए, आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि कॉफ़ी हमारी कहाँ पर मिलती है। मैंने आपको वेस्टर्न घाट्स के बारे में बताया, चिकमगलूर के बारे में बताया, कूर्ग के बारे में बताया, वायनाड के बारे में बताया। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि भारत में कॉफ़ी जो है ज़्यादातर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में मिलती है। सबसे ज़्यादा मिलती है कर्नाटका में, केरला में दूसरे नंबर पर, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगी कॉफ़ी तमिलनाडु के अंदर। अभी यहाँ पर क्लाइमेट किस तरह का चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा कि यहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट होता है तो आप बता सकते हैं कि कॉफ़ी के लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए। देखिए, कॉफ़ी की प्रोडक्शन के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर चाहिए रहता है। कॉफ़ी के लिए हानिकारक चीज़ क्या है? हानिकारक है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम समर नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होनी चाहिए। यानी कि ना ही सर्दियाँ एक्सट्रीम होनी चाहिए और ना ही गर्मियाँ एक्सट्रीम होनी चाहिए। वहाँ पर हमें देखने को मिलती है कॉफ़ी। अगर मैंने बात की वेस्टर्न घाट्स की कि वेस्टर्न घाट्स में कॉफ़ी देखने को मिलती है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो रेनफॉल होगी वो भी ज़्यादा होगी। इसी वजह से इसके लिए जो रेनफॉल चाहिए रहती है 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉफ़ी के लिए एक और चीज़ हानिकारक होती है
जो हमारा स्टैग्नेंट वाटर है ना, वो नहीं होना चाहिए, पानी यहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जो हमारी हिल स्लोप्स हैं वहाँ पर कॉफ़ी देखने को मिल रही है। देखिए, मैं वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहा था, वेस्टर्न घाट्स में भी आपकी हिल्स हैं। मैं आपके साथ बात कर रहा था चिकमगलूर की, चिकमगलूर भी आपका क्या है, हिल स्टेशन है। कूर्ग की बात कर रहा था, वहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी हिल्स की बात कर रहा था, वहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं। शिवरॉय हिल्स की बात की, वहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं। अगर हर जगह पहाड़ियाँ हैं तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर होता है वहाँ पर कॉफ़ी की प्रोडक्शन नहीं होती। जहाँ पर हमारी स्लोप्स होंगी वहीं पर कॉफ़ी की प्रोडक्शन जो है हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भारत ही हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर कॉफ़ी के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको बोने से लेकर उन्हें अलग करने तक जितना भी काम है सभी का सभी हाथों से किया जाता है, हैंड से किया जाता है। यहाँ पर मशीनरी का यूज़ नहीं किया जाता। इसका सीधा सा मतलब है भारत में क्या है, लैक ऑफ मैकेनाइजेशन है, यानी यहाँ पर आपकी मशीनरी जो है बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो आपकी स्किल्ड लेबर है वही काम सारा संभालती है हमारी कॉफ़ी का। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर एक्सट्रीम सनशाइन खतरनाक है। अगर सूर्य आपका पीक पर है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया तो कॉफ़ी की प्रोडक्शन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक रहता है। यहाँ पर ट्रीज़ कैसे चाहिए, ट्रीज़ चाहिए शेडी ट्रीज़। शेडी ट्रीज़ की वजह से जो आपकी सनलाइट है वो यहाँ पर सीधी नहीं गिरती। सनलाइट को अगर एक्सपोजर होगा, ज़्यादा एक्सपोजर होगा, तो ये हमारी कॉफ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारी कूर्ग अरेबिका कॉफ़ी है, इसे आपका जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा जो आपकी वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी है, इसे भी आपका जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा चिकमगलूर जो आपका कहाँ पर है, कर्नाटका में है, यहाँ पर भी अरेबिका वैरायटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो ध्यान में रखना कहाँ कहाँ पर आपका जीआई टैग मिला हुआ है, कहाँ पर कॉफ़ी की प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा होती है। भारत जो एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में करता है, एशियन कंट्रीज़ में करता है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी देखने को मिलती है केरला में, तमिलनाडु में, लेकिन वहाँ से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी कर्नाटका में। कर्नाटका में कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है ना, लगभग भारत की प्रोडक्शन का 54% होता है, यानी आधे से भी ज़्यादा। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में आई जो आपको पता होनी चाहिए थी। देखिए, जो हमारी कॉफ़ी की प्रोडक्शन होती है ना, उसके लिए जो हमारा आयरन है, कैल्शियम है, ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। और वेस्टर्न घाट में आपकी क्या मिलती है, रेड सॉइल मिलती है। रेड सॉइल का कलर किस वजह से होता है, आयरन की वजह से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। कॉफ़ी की प्रोडक्शन कहाँ पर हो रही है, वेस्टर्न घाट्स में हो रही है, और आयरन वहाँ पर मिलता है। आयरन जो है इसकी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, और आयरन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है रेड सॉइल में। यानी हर एक चीज़ को आप आपस में रिलेट करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एल्यूमिनियम इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो देखिए, एल्यूमिनियम आपकी मैन्युफैक्चर की जाती है हमारे बॉक्साइट और से। इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, जो हमारा गैलियम होता है, गैलियम भी आपका यहीं से निकलता है बॉक्साइट और से। इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन ज़रूर बनेगा। हमें जनरली क्या होता है, बॉक्साइट और के बारे में पता होता है कि जो हमारी बॉक्साइट और है उससे हमें एल्यूमिनियम मिलता है, लेकिन जो गैलियम है ये भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है हमें बॉक्साइट और में से। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ और में से आपको मैंगनीज़ देखने को मिलेगी। मैंगनीज़ का यूज़ आपका किया जाता है जो आपकी स्टील की प्रोडक्शन है उसमें। इसके अलावा जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें भी आपको मैंगनीज़ का यूज़ देखने को मिलेगा। जो हमारे पेंट्स होते हैं वहाँ पर भी मैंगनीज़ का यूज़ देखने को मिलेगा। जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वहाँ पर भी आपको मैंगनीज़ का यूज़ देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कॉपर की, तो देखिए मध्य प्रदेश में आपकी ना बालघाट माइंस है, ये आपकी कॉपर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ध्यान में रखना कि बालघाट माइंस आपकी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है,
और ये आपकी कॉपर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो हमारा आयरन होता है, आयरन के और होते हैं कौन कौन से? एक हमारा है मैग्नेटाइट, एक हमारा होता है हेमेटाइट, एक हमारा होता है लिमोनाइट और एक हमारा होता है साइडराइट। अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पर सबसे फाइन क्वालिटी का और कौन सा है, तो ये आपका होता है मैग्नेटाइट। इससे लगभग 72% आयरन देखने को मिलता है। देखिए कई बुक्स में आपको हेमेटाइट देखने को मिलेगा, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि जो हमारा मैग्नेटाइट है ये हमारा सबसे बढ़िया क्वालिटी का आयरन और रहता है, जबकि जो हमारा हेमेटाइट है, हेमेटाइट आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाला और जो है आपका हेमेटाइट है। यहाँ पर जो आपका लिमोनाइट रहता है इसका येलो कलर रहता है, लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पर जो आपका मैग्नेटाइट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है। ये हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है। इसमें स्लाइटली हायर कंटेंट रहता है आयरन का हेमेटाइट से भी। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका माइका है, माइका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पर माइका का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर पूछा जाए राजस्थान में माइका हमें कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है हमें अजमेर से। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बालघाट माइंस आपकी मध्य प्रदेश में कॉपर के लिए फेमस है, अजमेर आपका फेमस है किसके लिए? माइका के लिए। बॉक्साइट से आपको एल्यूमिनियम भी मिलता है, गैलियम भी मिलता है। मैंगनीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्टील में यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, और जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स रहते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स गेन सिग्निफिकेंस फॉर हैंडलिंग आयरन और एक्सपोर्ट्स टू जापान। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो हमारा मोरमुगाओ पोर्ट है ना, ये आपका कहाँ पर है? गोवा में है। आप खुद सोचिए, हमारा जापान ईस्टर्न वाली साइड पर है, गोवा अगर हम देखेंगे वेस्टर्न वाली साइड पर है, तो यहाँ पर इस आंसर तक पहुँचना मुश्किल था। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इजी इस वजह से है क्योंकि जो गोवा पोर्ट है ना आपका, इसकी इंपॉर्टेंस पहले नहीं होती थी। इसकी इम्पॉर्टेंस इसी वजह से इंक्रीज़ हुई क्योंकि यहाँ पर इसे काम दे दिया गया कि आयरन ओर का एक्सपोर्ट जितना भी होता है जापान के साथ, वो कौन हैंडल करेगा? मोरमुगाओ पोर्ट हैंडल करेगा। इसके अलावा यहाँ पर कांडला पोर्ट की स्थापना इस वजह से की गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम जो है यहाँ पर आपका आ सके। अगर पेट्रोलियम की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर कांडला पोर्ट को स्थापित किया गया था। कांडला पोर्ट आपका कहाँ पर है? गल्फ ऑफ कच्छ में है। और यहाँ पर जो आपका कोची पोर्ट है, कोची पोर्ट को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। इसके अलावा आप देखेंगे जो हमारा पैराद्वीप पोर्ट है उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। पैराद्वीप पोर्ट आपका ना काफ़ी ज़्यादा डीप है। डीप होने की वजह से जो हमारे लार्ज वेसल्स होते हैं उनके लिए सूटेबल है। अगर कभी भी पूछा जाए जो हमारे लार्ज वेसल्स होते हैं उनके लिए कौन सा पोर्ट सबसे ज़्यादा सूटेबल है, तो वो हमारा कौन सा है? कटक के अंदर जो हमारा पैराद्वीप पोर्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराद्वीप पोर्ट से भी आपका आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है क्योंकि वहाँ पर उसके पास में आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन है जहाँ से हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ध्यान में रखना, यहाँ पर जो आपका मोरमुगाओ पोर्ट था इसकी सिग्निफिकेंस तभी बड़ी थी जब यहाँ पर जापान के साथ जो आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है उसे हैंडल करने का कार्यभार जो है गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट को दिया गया था। तो चलिए आज के लिए लेते हैं विराम। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्योंकि एक वीडियो बनाने में एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपके लिए ये यूज़फुल रहेगी तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कवर कर पाएंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर जितने भी नोट्स हैं, जितने भी करंट अफेयर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, सीडीएस के रिगार्डिंग मटेरियल है यहीं पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए डाउनलोड कीजिए अपने फ़ायदे के लिए। तो चलिए मिलता हूँ कल। जय हिंद।